अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया अज़्म है। 4 साल पहले मंजूर होने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट एक बार फिर बहस का मौजू बना हुआ है। ये एक्ट क्या है और जमात इस्लामी ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट की किन किन शिकों को चैलेंज किया है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो जाए। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद अपनी जिन्स की शनाख्त कर सकते हैं और उसे तब्दील करवा सकते हैं। नादरा समेत तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद है कि ख्वाजा सरा अपनी जिस शनाख्त को चाहे वही उनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाएगी। इस एक्ट में ख्वाजा सरा की तारीफ बयान करते हुए कहा गया है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर इंटरसेक्स, दूसरे वो जो पैदाइशी तौर पर मर्द पैदा होता है मगर बाद में अपनी जिन्स की तब्दीली के अमल से गुजरते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइश के वक्त की अपनी जिन्स से खुद को मुख्तलिफ या मुतजाद समझते हों। जमात इस्लामी ने नुक्ता उठाया है कि किसी मर्द और औरत को इख्तियार हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिन्स को तब्दील कर ले। एक नामुकम्मल मर्द या औरत या इंटरसेक्स को किसी इलाज ऑपरेशन के जरिए मुकम्मल मर्द और औरत बनाया जा सकता है तो इसकी इजाज़त मौजूद है। ताहम मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर किसी को भी जिन्स तब्दील करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जमात इस्लामी 2021 में तरमीमी बिल लाई जिसको सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में पेश किया गया। तरमीम 5 सितंबर 2022 को पहली बार सेनेट की कायमा कमेटी के एजेंडे पर आई और अब इसका अक्टूबर में दूसरा इजलास होगा। तो उम्मीद है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मुफ्ती ग़ुलाम माजिद साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप एक बहुत अहम मामले पे गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मामला ऐसा है कि जो लोग पढ़े बगैर उस पर इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट में जाता जा रहा है। मुफ्ती साहब बताइएगा कि क्या मामलात हैं इस बिल में और प्रोटेक्शन जो एक वर्ड आया है इसमें, तो उससे क्या क्या प्रोटेक्शन इस कम्युनिटी को दिए गए हैं और इसके खिलाफ आवाज़ जो उठ रही है वो क्या आवाज़ उठ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपकी बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पर तज्ज़िये और तबसरे कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि जो समझ के कर रहे हैं और बहुत से लोग चल चलाव में और सुना के कर रहे हैं तबसरे। इस बिल को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो जैसे आपने कहा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी वो तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक जो आइन ने तमाम शहरियों को दिए हैं वो इनको भी देने की बात की गई है। इस हद तक तो बात दुरुस्त है, ये तसव्वुर दुरुस्त है कि तमाम शहरियों को तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन इसका एक हिस्सा वो है जो इसकी तारीफ़ात पर मुश्तमिल है। वो हिस्सा बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस बिल पर और इससे पहले भी कुछ बिल आए थे, वो लोगों को नहीं मालूम जी, उन पर भी कौंसिल ने बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अगर आप पूछेंगे कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं तो मैं आपको इख्तिसार के साथ बताऊँगा। जी प्लीज़ गो ऑन। कि शरी लिहाज से इस कानून के अंदर जो तारीफ़ की गई है ट्रांसजेंडर की और उसकी 3 अक़साम बयान की गई हैं, उनमें से सिर्फ पहली किस्म जिसको इंटरसेक्स कहा गया वो शरी इस्तिलाह खुनसा के मुतरादिफ है और वो दुरुस्त है। ठीक, यानी जो शख्स पैदाशी तौर पर इस अंदाज से पैदा हो कि उसके अंदर दोनों मर्दाना जनाना अज़ा हों या दोनों ना हो, कोई एक उज़्व छोटा सा कोई हो,
ठीक। तो उसको शरी लिहाज से खुनसा कहा जाता है और वो बाकायदा फ़िक़ी और शरी किताबों में उसका ज़िक्र है। उसके लिए तो हुकूक की बात करना बिल्कुल दुरुस्त है और वो एक शरी हुक्म के तहत आता है, लेकिन उसके नीचे जो दो किस्में बयान की गई हैं उनसे मसाइल पैदा हो रहे हैं या मसाइल पैदा होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। सही। मसलन ये कहना कि वो शख्स जो मर्द पैदा हो और बाद में तब्दीली जिन्स के अमल से गुज़रे, जैसे खसी के अमल से गुज़रे और खसी हो जाए। अब यहाँ पर एक ऐसी दफ़ा होनी चाहिए थी कि ये कानूनी तौर पर शरई लिहाज से मना है, खसी करना भी मना है, तब्दीली जिन्स भी मना है। और इससे आगे जो ट्रांसजेंडर जिसको कहा जाता है, जिस नाम से ये बिल है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है और शरई अहकाम को वायलेट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वेमेन। अब ये दोनों अगर ट्रांसजेंडर्स के जो माहिरीन हैं इन चीज़ों के, उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं ट्रांसजेंडर मैन दर हकीकत औरत है जिसके एहसासात मर्दों वाले हैं, तो लिहाजा वो ट्रांसजेंडर मैन है, यानी औरत को मर्द बनाया। और ट्रांसजेंडर वुमेन वो है जो हकीकत में मर्द है और उसके अंदर के एहसासात और जज्बात जो हैं वो औरत वाले हैं, लिहाजा उस मर्द को औरत करार दिया जाएगा। और ये कन्फ्यूजन जो इन्होंने पैदा की वो इस बुनियाद पर पैदा की कि इन्होंने एक नई इस्तिलाह घड़ी। इन्होंने कहा जिन्स अलग है और सिन्फ अलग है। अच्छा। जिन्स वो जो बायोलॉजिकल या हयातियाती तौर पर इंसान के जिस्म में चीज़ें मौजूद हैं, ये है जिन्स। और सिन्फ का ताल्लुक अंदरूनी इजहार के साथ है, अंदरूनी शनाख्त के साथ है कि उसके अंदर के एहसासात क्या हैं। मुफ्ती साहब, आपने बिल्कुल खुल के ये बात कर दी कि किस किस शिक है जिस पे एतराज़ है। अब मुझे ये बताइए कि इस पे आपकी क्या रिकमेंडेशंस जाएंगी हुकूमत को, और क्या आप तरमीम करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं? बिकॉज़ जो प्रोटेक्शन वाली चीज़ है वो उस पे तो सारे कह रहे हैं कि जी इट्स वेरी वेल डन, लेकिन बाकी जो मामलात आप रख रहे हैं शरई एतबार से, वो कब तक रखेंगे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर क्या चेंजेस आ सकती हैं इसमें? जी, हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये 18-19 मई 2022 अपनी रिकमेंडेशंस फ़ाइनल कर दी और ये मुख्तलिफ़ इदारों को भेज दी, जिनमें वफाकी शरई अदालत, वज़ारत इंसानी हुकूक और वज़ारत क़ानून शामिल हैं। और इसी तरीके से हम सूबाई असम्बलियों को भी ये भेज रहे हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत मज़ीद भी करना चाहूँगा कि उसमें इस कानून के अंदर गोया के खसी करने के अमल की भी गुंजाइश मौजूद है, तब्दीली जिन्स की गुंजाइश भी मौजूद है, यानी मर्द को औरत करार देना और औरत को मर्द करार देना, यानी ख़ुद अपने बारे में ये इजहार उसको इजाज़त है। ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की इजाज़त है, इसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उससे एक बहुत बड़ा हुक्म शरीयत का वायलेट होगा, वो इस कानून के अंदर मौजूद भी है, वो है विरासत का हुक्म। जी बिल्कुल। अगरचे इसमें तो ये कह दिया कि विरासत कवानीन के मुताबिक दी जाएगी। पाकिस्तान में पहले तो कवानीन है ही कोई नहीं। हाँ। उसके बारे में ये है कि विरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम होगी। अब शरीयत का हुक्म तो मर्द के लिए एक मुस्तकिल हिस्सा है, औरत के लिए एक मुस्तकिल हिस्सा है। लेकिन यहाँ जब ऐसी कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई कि ट्रांसजेंडर मैन हकीकत में औरत है और ट्रांसजेंडर वुमेन हकीकत में मर्द है, तो औरत को मर्द वाला हिस्सा दिया जा रहा है और मर्द को औरत वाला हिस्सा दिया जा रहा है। तो ये शरई हुक्म बिल्कुल वजाहत और सराहत के साथ वायलेट हो रहा है। मुफ्ती साहब, एक अगर माजरत मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तो बिल में ये लिखा है कि अगर ट्रांस मैन है तो उसको शरई एतबार से मर्दों वाला ही मिलेगा, नहीं विरासत में, और जो खातून है वो भी यही बात है। जी जी, तो ये लिखा है ना इसमें, यही बात है, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी जी जी, कि इसमें यही कन्फ्यूजन है। असल में आप उस पर जाएं कि ट्रांस मैन कहा किसको जाएगा। ओके जी, ट्रांस मैन उसको कहा जाएगा, ट्रांसजेंडर मैन, के औरत जिसके जज्बात एहसासात मर्द वाले हों, वो ट्रांस मैन है। और ट्रांस वुमेन वो है जो हकीकत में मर्द है और उसके जज्बात औरत वाले हैं और उसके अपने आप को औरत डिक्लेयर कर रहा है। जहाँ ये बात आ रही है, जो इख्तलाफ आ रहा है, वो ये कि जी किसी को हक नहीं है कि वो अपनी से मर्जी से जिन्स तब्दील कर सके। उस पर भी इस बिल में एक एक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि एक मेडिकल बोर्ड होगा जो इस चीज़ का तयन करेगा। तो ये अपील करता है आपको, या इसको भी चेंज करना चाह रहे हैं?
विरासत वाला मसला तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। जी जी। वहाँ ये देखें, ट्रांसजेंडर मैन और ट्रांसजेंडर वुमेन का लफ्ज़ है, और ट्रांसजेंडर मैन के बारे में कहा गया कि वो मर्द वाला हिस्सा लेगा। जी। अब मेरा सवाल ये है कानून वालों से भी और आपसे भी कि ट्रांसजेंडर मैन कौन है? ठीक है। बिल्कुल। ट्रांसजेंडर मैन दर हकीकत वो औरत है जिसने अपने आप को मैन डिक्लेयर करवा के ट्रांसजेंडर मैन लिखवाया। वो ट्रांसजेंडर मैन मर्द नहीं है। ट्रांसजेंडर मैन दर हकीकत वो औरत है जिसने सेक्शन 3 के तहत अपने आप को सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को इख्तियार करते हुए अपने बारे में ये लिखवाया कि मैं ट्रांसजेंडर मैन हूँ। वो हकीकत में औरत थी। अच्छा। उसको आपने औरत को मर्द वाला हिस्सा दे दिया है। अच्छा। और इसी तरीके से ट्रांसजेंडर वुमेन जो है, ट्रांसजेंडर वुमेन वुमेन नहीं है। ट्रांसजेंडर वुमेन वो मैन है, वो मर्द है जिसके जज्बात एहसासात औरत वाले थे और उसने सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत अपने आप को नादरा में ट्रांसजेंडर वुमेन लिखवाया है। तो वो वुमेन वाला हिस्सा कैसे ले सकता है? वो तो औरत, वो तो मर्द है। तो इसलिए विरासत के अहकाम बिल्कुल उलट पुलट हो गए हैं। मर्द को औरत वाला, औरत को मर्द वाला हिस्सा दे दिया गया है। सही है। इसके अलावा जो है ये तब्दीली जिन्स का जो अमल है, जिसको हम ये कहेंगे कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत सेक्शन 3 अगर आप सारी पढ़े ना, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी किसी भी वक्त जिसको बर्थ के वक्त एक जिन्स बताई गई या उसके बारे में लिखवाया गया बे फार्म में या नादरा के रिकॉर्ड में कि ये बंदा मर्द है, मेल उसको लिखवा दिया गया। अब वो किसी भी वक्त अपने बारे में नादरा में जाके, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में जाके अपने बारे में ये लिखवा सकता है कि मैं मेल नहीं फीमेल हूँ, ये मैन नहीं, ये मैं वुमेन हूँ। तो ये इख्तियार बग़ैर किसी मेडिकल बोर्ड के है। ये वाला जो इख्तियार है सेक्शन 3 के तहत, इसमें किसी मेडिकल बोर्ड की बात नहीं की गई। उसको कहीं से भी कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं कराई गई, बल्कि उसका बयान हल्फी एक होगा, वो जाके नादरा में जमा करा दे, पासपोर्ट ऑफिस में जमा करा दे, बे फार्म के वक्त के उसके लिए जमा करा दे, तो बस उसकी बुनियाद पर उसकी जिन्स को तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इख्तियार है। ठीक है। और ये एक दरवाज़ा खोल देगा इस बात का कि हर कोई उठेगा विरासत के मामले में, जब उसको देखेगा कि मर्द का हिस्सा ज़्यादा है तो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा लेगा। औरत का हिस्सा ज़्यादा नज़र आएगा तो अपने आप को औरत डिक्लेयर करा लेगा। जहाँ पे कहीं पे बेनिफिट पाकिस्तान के अंदर किसी कानून के तहत औरतों को मिल रहे होंगे तो वो औरतों वाले खाने में चला जाएगा। अगर बेनिफिट मर्द वाले मिल रहे होंगे तो मर्दों वाले खाने में चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया मफासिद का। ठीक है, ठीक है। इसी पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने इजलास के अंदर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मई 2022 के अंदर इजलास किया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर जिक्र की हैं कि ये खिलाफ शरअ हैं और इन्हीं चीज़ों को वफाकी शरई अदालत में बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दी गई है इस आइन, इस कानून के खिलाफ। सही है, ठीक है। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। वो यकीनन वो लोग जो कि कंफ्यूज थे इस एक्ट को लेकर, अब बहुत ज़्यादा उनकी कन्फ्यूजन खत्म हो गई। लेकिन अभी भी मसले मसाइल हैं और मसले मसाइल ये जाने प्रोटेक्शन वाले मामला हैं, दूसरी जानिब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और जमात इस्लामी क्या कहना है कि किसी को हक नहीं है कि वो खुद से जाके सेल्फ परसीव कर सके। बट द सिचुएशन इज़ कि उस तरफ से मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जी अगर एक फितरी चीज़ है तो उसको कैसे किया जा सकता है, और इस पे वी नीड टू डिस्कस मोर अबाउट। लेकिन इस पे जो आपका आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक ही अगर चीज़ सामने है तो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मौजू की बात करेंगे जिस पे जितनी बात की जाए उतना ही कम है। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन उस मजबूती के साथ साथ ये जितना मजबूत होता है ये उतना ही फैसल नाजुक होता है। एहसास की डोरी से बंधा ये बंधन अब अना और ज़िद की भेंट चढ़ता जा रहा है। और ये अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये 1, 2, 3, 4% नहीं है, बल्कि लाहौर में, पंजाब में ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि ख़वातीन खुला के लिए फैमिली कोर्ट्स जा रही हैं। मर्द हजरात डिवोर्स देते हुए ये नहीं सोचते कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड या कुछ भी, जो कि पहले हम देखते थे कि आपके ख़ानदान वाला एलिमेंट आ जाता था। तो अरशद अली की ज़ुबानी हम आपको एक कहानी सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फैमिली कोर्ट्स के हाथे में उदास बैठे ये बच्चे, जिनकी उदासी की वजह कोई और नहीं उनके अपने ही वालिदैन हैं। खेल कूद की उम्र में ये बच्चे अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई माँ की मोहब्बत और कोई बाप की शफकत से महरूम है। बढ़ती हुई मुआशरती बेरवारबी ने खानदानी निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बाहमी झगड़े, मुआशी हालात, अदम दिलचस्पी या किसी और से मोहब्बत, लाहौर में मियाँ बीवी में अलहदगी की शरह बढ़ने लगी।
रवां वर्ष के पहले 7 माह में 6000 खवातीन को खुला की डिग्रियां जारी की गयी, जबकि 7000 केसेस का फैसला होना बाकी है। खवातीन का कहना है कि झूठ और अनाथ जोड़ों की अलहदगी का बायस बन रहे हैं। झूठ की बुनियाद पे जो रिलेशन बनते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं, और पर्सनली ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे साथ झूठ बोला गया, जो दिखाया गया वैसा नहीं हुआ। मेरे शौहर मुझे मारते थे, घर का खर्चा नहीं उठाते थे, बच्चों का खर्चा नहीं उठाते थे और नशा करते थे। कानूनी माहिरीन मुआशी हालात को इस रुझान का जिम्मेदार ठहराते हैं। खुला के दावा जहाद में जो मेन जो काज ऑफ एक्शन है वो है अदम बर्दाश्त। लव मैरिज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 माह भी नहीं चलती, और वो एंड ऑफ द डे ये है कि वो उसमें खुला की तरफ वो पार्टियां रुजू करती हैं। दूसरी जानब मजहबी स्कॉलर रागब नईमी ने जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी खुला की वजह करार दे दिया। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है, एक ही घर में कई कमरे हैं और एक एक कमरा एक एक बेटे के हिस्से में आया होता है, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि घरेलू सतह के ऊपर मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में तलाक और खुला की तरफ लोग जाते हुए नजर आते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर की फैमिली कोर्ट्स में रोजाना 100 से 150 खुला के केसेस दायर हो रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर फ्रीकैंड सब्र और तहम्मुल से काम लें तो बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट सबा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। यकीनन कानून जो बनाया गया है, पहले तो कोशिश यही होती है पहले स्टेप पे कि मियाँ बीवी का पैचअप हो जाए, अलहदगी ना हो। यकीनन आपने ऐसे बहुत सारे केसेस डील किए होंगे। मेन रीज़न अगर औरत खुला के लिए आ रही है तो मेन रीज़न औरत की तरफ से क्या होता है? देखिए, लॉयर ऑलवेज टेक्स 2 साइड्स। हमें दोनों तरफ से कुछ फीमेल्स विक्टिम भी होती हैं और कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि विक्टिम होने के अलावा अदर कैटेगरी में फॉल करती हैं। विक्टिम कैटेगरी में तो ऐसे होता है ना कि लाइक डैट के हस्बैंड जो है वो खर्चा पे नहीं कर रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से बीवी बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहा। ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मली फ़ीमेल्स जो हैं एक प्ली लेती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी का एक डार्कन साइड है, और वो ये है कि हमारे माशरे में मौजूदा सूरत हाल जो है वो है बर्दाश्त की कमी। बिल्कुल। और फीमेल्स जो है मोस्टली वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना नहीं चाहती। कंट्रोलिंग इंस्टिंक्ट, कंट्रोलिंग नेचर के साथ जब कोई लड़की ससुराल में कदम रखेगी तो उसकी कोशिश ये होगी कि अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर तो सब कुछ मेरे होल्ड में आ जाए। तो ये भी एक वजह बन जाती है खुला की साइड में जाने की। जब आप जो सोच कर आए होते हैं वो आपको वैसे नहीं मिलता तो फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं इसके अंदर, जिनमें से एक वजह ये भी है कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, अपनी रियलिटी को छुपाकर एक रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप रिश्ता बना तो सकते हैं लेकिन वो निभाना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा कुछ लोग बिज़नेस मैरिजेस भी करते हैं, ये भी एक डार्कन एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। लोग इस मेंटालिटी के साथ शादी करते हैं कि शादी की, हम लोगों ने सामान समेटा और मूव ऑन कर लिया। ये एक बहुत ही बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सही बात कही आपने कि पाकिस्तान में, पंजाब में एंड स्पेशली लाहौर में खुला के केसेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। बल्कि आज के दिन की डिजिट तक के जो केसेस फ़ाइल हुए हैं लाहौर में 18,390 केसेस फ़ाइल हो चुके हैं ये सितंबर के मंथ तक खुला के। और ये इतना ख़तरनाक रेशो है, डिवोर्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा रेशो खुला का हो रहा है। और फीमेल्स कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ शामिल हो रही हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ कि जो रिसेंटली हमारे पास जो केस फाइल हो रहे हैं खुला के, उनमें जो प्रोपोजिशन ज़्यादा आ रही है वो टिकटॉक की वजह से आ रही है। टिकटॉकर्स हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मैं वैसे तो बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐप्स हैं जिनको हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे, लेकिन मैं टिकटॉक को स्पेशली इसलिए कह रही हूँ कि ये एक ऐसा ऐप है जिसने ख़वातीन को इतना ज़्यादा लिबरल, और वो लिबर्टी के एक्चुअल मीनिंग को समझती नहीं है, रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया इस वर्ड को, और वो मिस यूज़ या गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो गया है, पेशेंस ख़त्म हो गया है, कंट्रोलिंग पोजीशन आ गई है, मुँह ज़ोर हो गई हैं। अब वल्गैरिटी जिस मुआशरे में आम होगी वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। बिल्कुल सबा, एक तो बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन दूसरी चीज़ बात भी करते हैं कि सब्र व तहम्मुल का
कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अगर खवातीन फर्स्ट स्टेप ये ना लें खुला वाला, तो फिर उन्हें इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ती हैं, ऐसी चीज़ों का जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी मर्द की तरफ से भी सब्र तहम्मुल का फिर दामन हाथ छूटता है, जिसकी एग्जांपल्स फैसल हमारे मुआशरे में अभी भी है और कुछ केसेस हैं भी जिन पे हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। सब्र का दामन दोनों तरफ से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, सिर्फ औरत पे कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो। अगर आप कहते हैं कि औरत मेरे लिए सेक्रीफाइस करे तो मर्द को भी उतना सेक्रीफाइस करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये हमारा खानदानी रवैया है कि हमें हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ ये सिखाती हैं कि जब आप ससुराल या मियाँ के साथ रहें तो मियाँ की बात को ऊपर रखें और अपनी इन रवायात को हमेशा हाथ में रखना चाहिए, हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अभी एक ब्रेक लें, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। जब बात होती है खूबसूरती की तो देखिए ख़ातीन चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखें। और बाय द वे आई हैव अ सजेशन, ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी अच्छी हैं। हाँ तो लेकिन हाँ, अब कुछ लोग समझते हैं कि मेकअप लाजमी होता है। तो मेरी को एंकर महक असलम नादिया हुसैन के सैलून गई। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की जी क्या ट्रेंड चल रहा है, और बाकी जितने भी मामला हैं वो मैं क्यों बताऊँ, वो आप देख लीजिए। तो जनाब, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पर मैजिक होता है, यानी यहाँ पर मेकअप होता है। मेकअप कौन करता है? नादिया हुसैन। मेकअप में जिद्दत आती रहती है, चेंज आता रहता है, मेकअप ट्रेंडी होता रहता है। और ट्रेंडी मेकअप अगर हम करें तो यकीनन हम ज़्यादा प्यार लगेंगे, बजाय इसके कि हम पुराना मेकअप भी करना शुरू कर दें कि हमें पता ही ना हो कि मेकअप में क्या चेंजिंग लानी है, क्या चेंजिंग्स नहीं लानी। सो आप तमाम ख़वातीन जो कि इस वक्त मुझे देख रही हैं घरों में बैठ के, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है मेकअप सीखने का, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने विजिट किया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। सो आई एम गुड। आप लोग माशाल्लाह, आपने इतना अच्छा मेकअप किया और इतनी फ्रेश आपकी स्किन है। मेरा सबसे पहला तो सवाल है कि जो लोग मेकअप करते हैं उनकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे रह सकती है? देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। भले आप रोज़ मेकअप करें, लेकिन आपको अपनी स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छी रखनी है, प्रॉपर तरीके से मेकअप उतारना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल करने हैं अपनी स्किन केयर के लिए। आज हम करें पार्टी मेकअप। जी बिल्कुल ठीक है, तो हम पार्टी मेकअप के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे? एक बेसिकली प्रोसेस होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है ना। ये इनका प्रोसेस हमने कर दिया हुआ है, लेकिन मेकअप से पहले जो है वो स्किन को असेस करना ज़रूरी है। अब देखिए, इनकी स्किन पे जो है वो हल्के हल्के से खड्डे से हैं, थोड़े से, इसका मतलब है कि इनके थोड़े से पोर्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है ना। तो हमें जो है वो इनको पोर फिलिंग प्राइमर जो है वो लगाना है। ये पोर फिलिंग प्राइमर, ये है पोरफेक्ट प्राइमर। ये जहाँ पे आपके जो पोर्स है ना, वो इस प्राइमर की वजह से, क्योंकि इस प्राइमर के अंदर सिलिकॉन मौजूद है, तो इस प्राइमर की वजह से जो है वो पोर्स जो है वो बिल्कुल यू नो लाइक उसके अंदर सिलिकॉन ऐसे जाके बैठ जाएगा। मैं इनकी स्किन को असेस करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हल्का सा इनके ड्राई पैचेस भी फेस पे हैं, तो मैं जो हूँ वो इनको सेमी मैट फाउंडेशन लगाऊंगी, जो कि है मेरा ये पंप इट अप का फाउंडेशन। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सेमी मैट फाउंडेशन है, जो कि बहुत अच्छी प्यारी फिनिश देता है स्किन पे, और ना बहुत ऑयली है और ना बहुत ड्राई है, ठीक है ना। सो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कलर जो है वो इन्हीं की स्किन टोन से थोड़ा सा 1 to 2 शेड्स लाइटर है, लेकिन ये है कि ये इवेंचुअली जब ये लग जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल इनकी स्किन टोन में ब्लेंड हो जाएगा। जो आपके फाउंडेशन थोड़े से पिंक टोन में होंगे, वो आपको डिपेंड करता है। अगर आप ही उस कैटेगरी में आते हैं कि आप पिंक टोन की इस्तेमाल कर सकते हैं फाउंडेशन, तो आप पिंक टोन की करें, वरना आपके ऊपर वो ग्रे लगने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको हमें जो है वो जनरली येलो टोन का फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, जो कि हमारी स्किन में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, और स्किन में अब्जॉर्ब होने के बाद वो ग्रे ना हो, और बल्कि हमारी जो पिगमेंटेशन वगैरह होती हैं उनको भी जो है वो छुपा देता है। हमें येलो टोन गोरा करता है, ग्रे नहीं करता है, येलो टोन गोरा करता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारी, आपको इस चीज़ का पता नहीं। अच्छा जी, बेस लगने के बाद
उसको टैप करना बड़ा ज़रूरी होता है, कुछ लोग टैप नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखें जब स्किन होती है ना, जब ख़ास तौर पे जैसे कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट किसी को मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं इनकी स्किन के ऊपर जो ये मेरा ब्लेंडर है मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकती हूँ। ड्रैग करूँगी इनकी स्किन पुल होगी। अब जो है वो मैंने इनको फाउंडेशन लगा दिया है। अब मैं एक क्रीम बेस्ड मेरा कॉम्पैक्ट है, ये क्रीम फाउंडेशन जिसका कलर नॉटी है, और ये जो है मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ आँखों के अंदर जो है वो मैं हल्का सा इसको लगा के मैं आँखों के नीचे जो है ना इसको मैं अंडर आई को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, अंडर आई को जब मैं हाईलाइट करूंगी तो इस तरीके से जो है वो एक 2 टोन में आपका फाउंडेशन हो जाएगा, कि जिसकी वजह से 2 टोन की वजह से अगर आप अब भी देखेंगे 2 टोन की वजह से ऑटोमेटिकली इनका फेस कॉन्टोर भी लग रहा है, और जो चीज़ जो एरिया हमें हाईलाइट करनी है जो कि है सेंटर ऑफ द फेस। अच्छा जी, अब हम ब्लश ऑन वाली साइड पे आ गए हैं। जी, ब्लश ऑन लगा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड जो है इज़ मोर ऑफ द लिफ्टेड फीचर्स, यू नो, कि हमें फीचर्स को लिफ्ट करना है। इस वजह से जो ब्लश ऑन भी जो है वो मैं इनके चीक बोन के ही हिस्से पे लगा रही हूँ, ताकि हल्का हल्का सा इनके लिफ्टेड फीचर्स ही नज़र आएँ। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना एक तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि जिससे आपका फाउंडेशन विद इन द टाइम फ्रेम जब आपका आई मेकअप हो रहा है उस दौरान में आपका फाउंडेशन सेट भी हो जाता है बड़ी अच्छी तरीके से, और ग्लोई भी लगता है। ठीक है, ग्लोई जो है वो आजकल बड़ा इन है लुक। ठीक है, और हर एक को बहुत ग्लोई स्किन चाहिए, बहुत ग्लोई फाउंडेशन चाहिए। मैं इस वक्त जो हूँ, ये मेरा जो सेटिंग स्प्रे है ये भी मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बीच में जो है फाउंडेशन करने के बाद सेटिंग स्प्रे मैं हल्का सा इनके फेस पे लगा रही हूँ। ठीक है, ये सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद अब मैं इनके फेस के ऊपर लगा रही हूँ ये हाइलाइटर। ठीक है, ये अगेन मेरी ही ब्रांड का हाइलाइटर पैलेट है। इसका जो है अब हल्का सा जब इनका फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर जो है वो मैं जब हाइलाइटर लगाऊंगी तो बड़ी अच्छी तरीके से वो जिसे कहते हैं ना चिपक जाता है, और ये फिर हटता नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि अगर अब आप देखेंगे जब मैं इनका ये हाइलाइटर लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये वाज़ेह हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद फिर मैं इनका आई मेकअप शुरू करूँ। अब आप देख सक रहे होंगे कि इनकी फेस पे अभी तक मैंने इनके फेस पे जो है वो सिर्फ मैंने फाउंडेशन, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर किया है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इनके फेस पे जो डायमेंशंस नज़र आ रहे हैं उस डायमेंशन को जो है इसी को अब इस हल्का सा मैं इनके आई मेकअप जब करूँगी इनकी लुक इतनी प्यारी हो जाएगी, इतना वाज़े किस्म का चेंज आता है, बिकॉज इवन दिस मच इज़ एक्चुअली क्वाइट इनफ। हमारा आई मेकअप स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये मेरा मैट न्यूट्रल्स का पैलेट है ये। ठीक है, ये न्यूट्रल शेड्स हैं सारे। ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है क्योंकि इसके अंदर आपके पास हर किस्म की वैरायटी आ जाती है जो हम लोग क्रीज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आई मेकअप में मैंने इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा इन्हांस किया है। ठीक है ना, अब मैं हल्का सा और इनकी जो ब्लेंडिंग है वो क्रीज की ब्लेंडिंग थोड़ी सी कर रही हूँ, और अब जो है वो मैं थोड़ा सा इनकी आईब्राउ बोन पे जो है वो कलर लगाऊंगी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मैं इनके जो लिड का जो शेड है वो मैं लगा दूंगी, और मतलब अगेन थोड़ा सा और हल्का सा लाइनर, क्योंकि इनकी आंखें माशाल्लाह बड़ी सी हैं तो इनकी आंखों पे लाइनर जो है वो लगाना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं इनके हल्का सा जो है वो ग्लिटर भी थोड़ा सा लगाना चाह रही हूँ। ग्लिटर जो है वो एक अगेन थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत सी लुक जो है वो ग्लिटर की वजह से जो है वो आ जाती है। और ये भी आप फिंगर से ही टैप जी, बिकॉज ये जो है ना वो मुझे इसको प्रेस करना है इनटू द आई। फिंगर के थ्रू ज़्यादा आसानी से ये हो रहा है। हाँ, और या फिर ये क्योंकि ये प्रेस्ड ग्लिटर है, ये जो है ये ग्लिटर जो है वो लूज ग्लिटर नहीं है। अच्छा, आईब्रोज के लिए जो आप शेड यूज़ कर रहे हैं इसका भी बड़ा कमाल होता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसे आईब्रो शेड यूज़ कर रहे होते हैं नादिया कि वो बड़े अजीब लगते हैं आपकी स्किन पे।
आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक टोन से जो है वो आपको गुरेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो डार्क ब्लैक टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श लगते हैं। ब्राउन की टोन्स में अगर आप रहेंगे तो आप सेफ हैं। अच्छा नादिया, जैसे आप कह रही हैं आप जेल यूज़ कर रही हैं, अभी भी हम बहुत बड़े बड़े सैलून्स में देखते हैं कि पाउडरी आईब्रोज के कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, क्या डिफरेंस है? पाउडर अगर आईब्रो होता है तो फिर वो थोड़ा सा आसानी से हट भी जाता है, अनटिल अनलेस अगर आप उसको ज़ाहिर है वेट इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा बहुत जो है वो लाइक लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। लेकिन जैसे कि ये जेल आईब्रो है ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ये वाटर प्रूफ होता है। अब जो है वो मैं लिप कलर लगा रही हूँ। लिप कलर में अमूमन मैं कभी भी लिप पेंसिल के अलावा मैं लिप कलर नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो एक शेप अच्छी देना, प्रॉपर शेप देना वो मुझे बहुत मतलब ज़रूरी लगता है लिपस्टिक्स में। अच्छा, इनकी लिप्स क्योंकि बहुत पतले हैं तो मैं इनकी थोड़ी सी लिप्स को इन्हांस कर रही हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप लिपस्टिक का जो शेड है वो ये देख के चूज़ करेंगे कि आपका आई शेड कैसा है या आपके कपड़ों का कलर कैसा है। चलें जी, हमारा मेकअप तो डन हो चुका है और वही मैट हमने लिपस्टिक यूज़ की, उस पर हमने ग्लॉस अप्लाई किया और जैसे नादिया कहते हैं कि बड़े प्यारे से आपके होंठ लगते हैं वो लगना शुरू हो गया और माशाल्लाह वो खुद भी इतनी प्यारी लग गई। इतना ज़बरदस्त नादिया ने मेकअप किया है। नादिया, लास्ट में कोई कॉमेंट जो कि ख़वातीन हमें देख रही हैं घर बैठे हुए? हमारे जो प्रोडक्ट्स, जो लोकल प्रोडक्ट्स इन द सेंस के जो लोकल ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन टोन के लिहाज से बनाए गए हैं, ठीक है। और मैं अपने ही ब्रांड के बारे में ज़रूर ये कहूँगी कि मैंने इस चीज़ को बहुत सोच समझ के जो है वो सिलेक्शंस की हैं, कलर्स की, फाउंडेशंस की, पाउडर्स की, पिगमेंट्स की, आई शैडोज़ की, शिमर्स की, ग्लिटर्स की, जो कि हमारी स्किन टोन पे सूट करते हैं और बहुत ईजी टू यूज़ हैं। ये वो 5 मिनट वाली जो वीडियो है ना वो तभी बनती है जब आपके पास मेकअप अच्छा होगा और आपको इस्तेमाल करना आता होगा। थैंक यू सो मच जनाब, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा लेकिन अच्छे शेड्स और अच्छे ब्रशेस के साथ। वेलकम बैक। ना सोना ना चांदी और ना कोई महल, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ कोई शय नहीं बल्कि एक वो रिश्ता है कि जिसमें बर्दाश्त जो है वो शामिल हो। लेकिन हम देख रहे हैं अदम बर्दाश्त किसी इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को तहम्मुल और हौसले से बर्दाश्त करने की कमी का नाम है। ये वो मनफी रवैया है जिससे दौर हाजिर का इंसान दो चार है। ऐसे बहुत से केसेस अब सामने आते हैं जिसमें कोई अपना भी अपने की जान का ऐसा दुश्मन बन जाता है कि ना सिर्फ वो खुद तबाह होता है बल्कि पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं फैसल। और हम किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मियाँ बीवी को टारगेट नहीं कर रहे, बाप बेटी का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, या आप ये कह लें कि आप किसी से कमिटेड हैं तो वो रिश्ता, आपकी बीवी है, वो चाहे पहली बीवी है, दूसरी तीसरी कोई भी बीवी है ना वो आपकी, लेकिन आपका उससे रिश्ता। अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में इस तरह से अब जन्म ले चुकी है, सरायत कर चुकी है कि हमें लगता है कि शायद सिर्फ सामने वाले को मारना, उसको ज़िबा करना, उसकी जान ले लेना फैसल, हमें लगता है सिर्फ यही वाहिद हल है। इसीलिए आज हमने मदऊ किया है कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल शाजियाँ हैं और अब ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ गईं और शेल्टर होम में आ गईं। तो शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारी भाभी आलिया सारे मौजूद हैं हमारे साथ। भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। और इसके अलावा हमारे साथ दीगर भी मेहमान आगे शामिल होंगे। माहिर क़ानून शाखावर को भी हम लेंगे क्योंकि वो ऐसी तरह का एक केस भी देख रहे हैं कि जिसमें अदम बर्दाश्त एक रिश्ते में आया और उसके बाद जान लेने के डर हो गए। अब ये देखें फैसल, ये बड़ा नॉर्मल होता है, एक लड़की की जान चली जाना या सामने किसी भाई की जान चली जाना या उसकी बहन की जान, ये जान नहीं जाती, ये आपकी नस्लों पे असर छोड़ के जाता है। उस पे रीजनिंग भी होती है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मैं शाजिया से बात का आगाज़ करूँ। और शाजिया बच्चे, आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप बता सकें हमें तो। मैंने बचपन से मम्मा पापा के बीच में लड़ाइयाँ देखी हैं, मारते थे पीटते थे मम्मा को बहुत ज़्यादा।
और मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं थे। बचपन से उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था क्योंकि मैं मम्मा की बहुत फेवर करती थी जी। जब भी वो मम्मा को मारते थे तो मैं भागती भी नीचे दादी के पास चली गई कि पापा मम्मा को मार रहे हैं, तो वो दादी ऊपर आती थी, बचाती थी मम्मा को। कभी चाचू आ गए तो फिर जब वो बचा के नीचे चले जाते थे तो फिर उसके बाद पापा मुझे मारते थे कि तुमने नीचे आकर क्यों बताया। ज़्यादा मम्मा की फेवर आती है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, सिर्फ यही माँ है। क्या किस वक्त क्या एज थी? मैं 4 साल की उम्र से ही मैं ये देखती हुई आ रही हूँ। 4 साल जी। अच्छा। मुझे एक एक बात अभी तक याद है, कैसे मारा, कब मारा, किस तरीके से मारा, किस चीज़ से मारा, सब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, अभी तक निकलता नहीं है वो। तो शाजिया आपके और बहन भाई भी हैं? जी, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, तो अभी आप जो हैं आप आपा के पास हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने अब्बा के साथ गैर महफूज हैं। जी। अच्छा, ऐसा ही है जी। तो आपको कितना अरसा हो गया आपा के पास? मुझे माशाल्लाह 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो मतलब घर जाने का या बहन भाइयों के पास वापस जाने का कोई इरादा नहीं? बिल्कुल भी दिल नहीं है मेरा। और आपकी अभी एज क्या है? 23। और जब आपने सब कुछ देखा तब आप 4 साल की थी। और आपकी वालिदा की जब डेथ हुई है तो तब आपकी क्या एज थी? 12 साल। 12 साल। 4 से 12 साल का अरसा शाजिया ने सब कुछ देखा। आपकी फैमिली से कभी किसी ने कांटेक्ट किया हो या आपसे कहा हो कि वापस आ जाओ, अब तो अरसा हो गया है, आपके अब्बू चेंज हो गए हैं, अब उनके अंदर वो गुस्सा या वो अदम बर्दाश्त नहीं रही? नहीं, पापा आए थे एक दफ़ा, लेकिन फिर मैं गई नहीं। मैं मीटिंग करने के लिए भी नहीं गई। मैंने बोला मुझे आपसे नहीं मिलना। मैंने रोना धोना किया था, मुझे डर इतना लग रहा था, मैं इसलिए नहीं गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं भाभी, ये एक बेटी की हालत है और हम कहते हैं कि बाप और भाई, ये शौहर आपका सबसे बड़ा मुहाफिज है। वालिदा के साथ फिर क्या हुआ? आपकी वालिदा की डेथ कैसे हुई थी? मम्मा रात को नानू से बात कर रही थी पापा से छुप कर, तो पापा ने देख लिया। तो वो पीटीसीएल पर ही बात कर रही थी, तो मम्मा खड़ी हुई थी ना कि जल्दी जल्दी बात कर लूँ, कोई देख ना ले मुझे। तो पापा ने आके पीछे से ऐसे करके धक्का जो मारा, तो वो मम्मा के पेट के अंदर वो जो शीशे का टेबल था, कोना ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, वो पूरा अंदर चला गया। और वो मैंने देख लिया क्योंकि मैं उस वक्त मम्मा के साथ ही थी। अच्छा। मैं वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने भी बात की थी, फिर मम्मा कर रही थी मेरे बाद बात। और इससे आपकी वालिदा की डेथ हुई। ये आपका वो दुख है शाजिया जिस पे हम जितनी बात करें उतना कम है। हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि दुनिया की कोई भी बेटी जो है ना, वो अपने बाप, अपने भाई, अपने शौहर के साथ गैर महफूज अपने आप को ना समझे, क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि अब्बू हैं, भाई है, या फिर आपका शौहर है, या आपके सबसे बड़े मुहाफिज है। भाभी, हम अपनी माँ से कुछ कहते थे ना कि अम्मी फलानी जगह जाना है, तो हमारी अम्मी कहती थी बेटा शादी हो जाएगी ना अपने मियाँ के साथ जाना, क्योंकि तुम फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाओगी। तो जो इनके वालिद हैं उस हवाले से उन्होंने कांटेक्ट भी किया और मुझे लेने भी आया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं डर चुकी थी। ये क्या अलमिया, अदम बर्दाश्त, खौफ, बेसब्री हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो गई। इस बच्ची ने एक बार नहीं कई बार अपने बाप पे भरोसा किया है, कई बार ये अपने बाप के साथ गई है। ये मेरे पास शेल्टर में भी दूसरी दफ़ा आई है। और ये पहले घर से निकलकर एक जगह गई थी, वहाँ पे उन लोगों ने अब्बा को दे दिया था, लेकिन जब पिटाई लगाई ना बने वहीं खड़े खड़े, तो वो लीगल, वो इदारा बहुत अच्छा है लेकिन वो लीगल सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिर सारिम बनी ट्रस्ट में भेज दिया कि हमारे पास लीगल सपोर्ट हो जाती है। हमारे पास से अब्बा ले गए थे इसलिए कि हमारी जो कानूनी एक दायरा कार है वो उससे घबरा गए कि वो पकड़ में ना जाए। फिर एक और जगह जाके डाल दिया इदारे में, फिर वहाँ ये 7-8 साल ये बच्ची रही। और फिर वहाँ से जब ये निकल के दादी के पास गई, दादी के इंतकाल के बाद बेयारो मददगार हो गई, क्योंकि फिर अब्बा के पास और एक सर्टिफिकेट बन रहा था इस बच्ची का, जो इसने मुझे बताया कि जिसमें इसको पागल डिक्लेयर करके हमेशा के लिए जहां भी फिर करना चाहते थे वो कर सकते थे। फिर ये निकलकर मेरे पास आई सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पहले मेरे पास बचपन में 8 साल पहले एक पूरा माहौल मेरा देख के जा चुकी थी, तो इसको लगा कि अब ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और उसने फिर जब अब्बा से कहा कि भाई मैं नहीं जाना चाहती है, नहीं, तो अब इसका ये कानूनी इख्तियार है। छोटा बच्चा क्योंकि गार्जियन माँ बाप ही होते हैं, तो वो जाके कोर्ट से भी ले लेते हैं। मैंने तो वो केसेस भी देखे हैं और मैं बहुत तकलीफ से कहूँ कि अगर प्रोस्टिट्यूशन भी अपने बच्चों से अगर कोई माँ या बाप करा रहे हैं तो वो कोर्ट के थ्रू उनको भी ले जाते हैं, क्योंकि वही असल हकदार है, इदारा उसका हकदार नहीं है। लेकिन मैं इदारे के लिए एक बात करूँ कि सारिम बनी ट्रस्ट में अगर कोई, ये तो खैर छोटे बच्चे, अडॉप्शन इतनी होती है, ट्रांसजेंडर बच्चा भी आ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि उसको ऐसी फैमिली दें जहाँ माँ बाप दोनों हों, जो उसका इलाज कर ले, यानी उसको भी अच्छी ज़िंदगी दी जाए। ये कैसे माँ बाप हैं? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो शाजिया ने पूरा केस बताया अपना, ये तो कत्ल है। हाँ,
इस पे कोई FIR वगैरह इनके वालिद पे कुछ कोई इस तरह का मामला, कोई कानूनी कार्रवाई? बात ये है कि जब आप कानूनी कार्रवाई करते हैं और अपने ही लवाहिकीन उनको माफ़ कर देते हैं तो उस कानूनी कार्रवाई की हैसियत नहीं रहती है ना। जो हम देखते हैं कि मजीद संगीन जराइम जो है वो जन्म लेते हैं। कानून वो बनने चाहिए जिसमें जालिम का साथ किसी तरह ना दिया जा सके, जो देना चाहे वो भी ना दे सके। अच्छा शाजिया, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना कि आपके अपने ही रिश्तेदार फिर उसको बचा, अब क्या हुआ था? अब्बा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई आपके? नहीं, कुछ भी नहीं किया। पापा ने ले जाकर भी उनको कश्मीर में दफनाया ताकि यहाँ पर कुछ हो भी ना सके। और कोई बोला भी नहीं? कोई भी ना नहीं दादी बोली ना कोई और बोला? डांटा था, पापा को मारा था, लड़ाई झगड़ा हुआ था और दादी ने ताल्लुक ख़त्म कर दिया था पापा से। देखें, जो दादी होंगी वो तो बेचारी यही कर पाएंगी ना, लेकिन वही असल मसला है कि जो आज हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ है आखिर ऐसा कि हमने कमर्शियलिज्म, हमारी वालदा, हमारे वालिद, देखिए ये चीज़ें हर जगह होती हैं, लड़ाई नाइत्तेफाकी हर जगह होती है, लेकिन उसको ऐसा करना कि किसी ने भी किसी को उठा के हाथ मार दिया, किसी ने भी, और उससे भी बढ़ के वो आगे वाला बंदा बर्दाश्त कर ले क्योंकि उसको कहा गया है कि बेटा अब यहाँ से मर के ही निकलना है, तो फिर ऐसे में सारी सूरत हाल कैसे आप बेहतरी देखती हैं? रिश्तों में बर्दाश्त कैसे लाया जाए? रिश्तों से मोहब्बत करना सीखिए। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आप उसकी ज़रा सी तकलीफ़ से तकलीफ़ में आ जाते हैं, उस पर तशद्दुद करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं पिछले 20 साल से जो ट्रेंड्स देख रही हूँ, जो मोहब्बतों को और फैमिली यूनिट को जो हमने हिट किया, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था, हमारी बॉन्डिंग थी, और हमारा मुल्क उस वक्त तक बहुत ग्रो करने की बहुत मुझे उम्मीद है जब तक ये स्ट्रक्चर बना रहेगा। लेकिन जितने कवानीन आ रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर को मुतवातिर हिट कर रहे हैं। कमर्शियलिज्म इतना आ गया है कि जिसके पास पैसा है उसी से हम अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले बहनें ऐसे समेट लेती थी बहनों को कि अगर कोई बच्चा थोड़ा आगे पीछे भी कम भी हो बेटी तो उसको अपने पास ब्याह के ले जाती थी। अब अगर शादी भी कोई करता है तो सोचता है कि कोई अमीर इंसान हो, अमीर से हम शादी करें। तो अगर शादी करने में नियत पैसे की है, अमीर होने की है, फिर उसमें इज्जत मोहब्बत उन चीज़ों का फ्लेवर आप कैसे डालेंगे? जब हम शादी इस नियत से करेंगे कि ये एक नेक अच्छा काम है और हर तरह से पसंदीदा काम है और अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, अल्लाह बेहतर तो बेहतर होगा। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी शादियां, अभी उस केस को हम डिस्कस नहीं करते, भी जो अमीर साहब के बेटे का जो हुआ है, जो मर्डर हुआ और जिस तरह बुरी तरह 3 महीने के अंदर मोहब्बत खत्म हो गई। उस लड़के ने एक शादी की तलाक दी, दूसरी शादी की तलाक दी, तीसरी शादी उसने की और उसको इस बुरी तरह मारा। तो उस औरत पर भी ये लाजिम था। पहले नूर मुकद्दम का केस, नूर मुकद्दम का केस है। अच्छा, नूर मुकद्दम के केस में हमने सजा सुनी बट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं सुनी। सालों गुजरने के बाद कौन उसको फांसी पे लगाएगा, ये कोई और मामला हो जाएगा, रहम आ जाएगा, कुछ होगा, कोई नहीं जानता। जब कोई औरत के मर्द शादी करे तो प्लीज इन चीजों को देखें। वही आपकी वाली बात में है कि इससे नहीं फर्क पड़ता पहली दूसरी तीसरी, हम उस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप पता तो कीजिए कि एक मर्द में वो कौन सी अदम बर्दाश्त थी जो भी मर्डर हुआ कि पहली भी चली गई, दूसरी और तीसरी गई नहीं तो उसको मार दिया। आपा एंड पे मेरे ख्याल से यही कहना बनता है कि माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ये देखते हैं कि ठीक है वो अच्छा कमाता है, पैसे वाला, लेकिन ये भी देखिए कि वो इंसान है कि नहीं है, इंसान खिलाने के काबिल है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं है, बच्चा जितनी मर्जी जिद करे, शादी मत करें। और शादी से कोई ना सोचे लड़का बदल जाएगा, मिजाज बदल जाएगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। पहले वर्क प्लेस पर देखा जाता था लड़के को, उसके मोहल्ले में पूछा जाता था, अब पूछा जाता है गाड़ी कौन सी है, घर तुम्हारा जाती है कि नहीं। तो जब ये सोचे बदलेंगी तो कमर्शियलिज्म में तो मोहब्बत नहीं रहती, और जहाँ मोहब्बत नहीं रहती वहाँ इस तरह की चीजें देखने को मिलती। आपा बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। शाजी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।